पिछले क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था, संघवाद। संघवाद से जुड़ा हुआ है केंद्र राज्य संबंध। तो इस टॉपिक को वर्चुअली 2-3 दिन कंप्लीट होने में लगता है। मैं पिछले क्लास में एक ही दिन में कर दिया था, तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया। मैं थोड़ा इस पर फिर वर्कआउट कर देना चाहता हूँ। फेडरलिज्म पर अलग क्वेश्चन आता है, और वो प्रीलिम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आता है और जीएस में भी आता है। तो उसको उस तरीके से तैयार करिए जैसे भारत में केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर क्वेश्चन कई दफा आया कि चूंकि भारत जो व्यवस्था है, भारत का संवैधानिक व्यवस्था, वह पूरी तरह संघात्मक नहीं है और पूरी तरह एकात्मक नहीं है, बल्कि अर्ध संघात्मक है। और यहाँ पर दोनों फोर्सेस काम करते रहती है, संघात्मक व्यवस्था वाली का फोर्स भी और एकात्मक व्यवस्था वाला फोर्स भी। जैसे आप देखते हो, योजना आयोग की स्थापना जब हुई थी तो एकात्मक कारक ज्यादा हावी हो गया। एनडीसी बना है तो संघात्मक को थोड़ा बल मिला। अभी जो बना है नीति आयोग, इससे फिर संघात्मक व्यवस्था को ताकत मिला है। जीएसटी काउंसिल बना है, इससे संघात्मक व्यवस्था को ताकत मिला है। पंचायती राज सहकारी संस्थाएं, जिनको संवैधानिक दर्जा दिया गया सहकारी संस्थाओं को, इससे संघात्मक व्यवस्था और बलवान हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, भारतीय संघवाद एक बड़ा डिबेटेबल इशू है, और कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर अंग्रेजी देखा जाए कि फेडरल, अंग्रेजी का फेडरल कहता है, लेकिन भारतीय संविधान में फेडरल शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, यूनियन शब्द इस्तेमाल हुआ है। और इंटरेस्टिंगली, यूनियन का हिंदी भी संघवाद ही होता है। तो यूनियन जो हुआ और संघवाद हुआ, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि संघवाद, आपको टॉपिक जो पढ़ाया था, आपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखा था इस टॉपिक पे, संघवाद पे, या केंद्र राष्ट्र संबंध पर क्वेश्चन कुछ मिला था आपको? बहुत क्वेश्चन मिलेगा। इनफैक्ट आई टेल यू, भारतीय प्रशासन में सबसे, अगर देखा जाए कि मतलब भारतीय प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बोलिएगा आप, या भारतीय शासन के भी बोल सकते हैं, तो उसमें जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कौन? मतलब केंद्र राष्ट्र संबंध के सर्वाधिक सर्वाधिक जटिल मुद्दे में, अगर आप बात करें आज के तारीख में सर्वाधिक जटिल मुद्दे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? संघवाद है। और संघवाद के मुद्दा में संघवाद और फिर उससे से जुड़ा हुआ है केंद्र राष्ट्र संबंध, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझ रहे? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट, केंद्र राष्ट्र संबंध। क्लियर? तो दिस इज बेसिक पॉइंट जो इसको आपको देखना है। तो मैंने आपको बताया था संघवाद को कि भारतीय संविधान निर्माता जो थे, वर्चुअली भारत को रियल में एक फेडरल व्यवस्था देना चाहते थे। समझ रहे? जो जैसे अमेरिका है और दूसरे व्यवस्था में जैसा देना चाहते थे, लेकिन जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, उसके समय जो लास्ट में जो आजादी के समय जो हिंसा हुआ और रक्तपात बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ, तो उनको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने मन बदल दिया और उन्होंने संघात्मक व्यवस्था की जगह थोड़ा एकात्मक प्रवृत्तियों को भी समाविष्ट कर दिया। इस कारण भारतीय संघात्मक व्यवस्था अर्ध संघात्मक व्यवस्था बन गया। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि संघात्मक व्यवस्था कहते हैं किसको है, एकात्मक व्यवस्था कहते हैं किसको। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ओवर रिपीटेशन हो जाएगा, है कि नहीं? तो संघात्मक व्यवस्था में क्या बोला, जिसमें शक्ति का विभाजन होता है और प्रांत जो होते हैं, तो और प्रांत को अगर कहा जाए तो मतलब इसमें तीन चीज, जब आप संघ बोलते हैं तो इसमें देखते हैं तीन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। पहला होता है संधि होता है, और दूसरा क्या होता है, शक्ति का विभाजन होता है। किसके बीच में? संघ और प्रांतों के बीच में। और तीसरा क्या होता है, अगर प्योर अगर संघात्मक व्यवस्था की बात बोले तो पृथकता का अधिकार होता है, अलग होने का अधिकार होता है, प्रांतों अलग होने का अधिकार होता है। समझ रहे? अलग होने का अधिकार। तो ये तीन चीज अगर देखा जाए तो भारत में कुछ नहीं है अलग होने का अधिकार। मतलब पहली बात तो है कि भारत में
जो संघ का निर्माण किया गया है वह किसी संधि अथवा समझौता का परिणाम नहीं है, नंबर वन। दूसरा, शक्ति का विभाजन है वह प्रांत के पक्ष में नहीं है, बल्कि देखा जाए तो केंद्र के पक्ष में है, प्रांत के पक्ष में। और तीसरा, प्रांतों को अलग होने का अधिकार भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो दिस इज द बेसिक। एकात्मक व्यवस्था के बारे में बताया था। एकात्मक व्यवस्था में पूरा अधिकार किस में रहता है? केंद्र सरकार में, राष्ट्रीय सरकार में होता है, और जो क्षेत्रीय सरकार होती है उसी से सत्ता ड्रॉ करती है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का उदाहरण है और ब्रिटेन हुआ एकात्मक व्यवस्था का। अमेरिका के अलावा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी संघात्मक व्यवस्था है, और फ्रांस, जापान इत्यादि में एकात्मक व्यवस्था है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फेडरेशन शब्द जो है, सॉरी, लैटिन शब्द कहाँ से बना है? फोइडस से बना है। फोइडस होता है संधि अथवा समझौता। समझ, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि संघ मतलब पृथक होने का अधिकार होता है प्रांतों को, इसी का बेसिक पॉइंट। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद, मैं आपको बता रहा था पिछले क्लास में कि जो प्रारूप संविधान बना था, प्रारूप मतलब जो संविधान में सभा में पेश किया गया था, उसके बाद उस पर चर्चा हुई, संशोधन लाया गया, परिवर्तन किया गया। तो प्रारूप संविधान के में आर्टिकल 1 के तहत जो कहा गया था, आर्टिकल 1 के तहत किया गया था, भारत को राज्यों का परिसंघ कहा गया था। समझ रहे हैं? राज्यों का संघ नहीं कहा गया था, परिसंघ कहा गया था। भारत राज्यों का परिसंघ होगा। समझ रहे? लेकिन जब भैया अभी आपको थोड़ा देर बतला रहा था कि वर्चुअली जब संविधान देश आजाद हो रहा था, उस समय जो अव्यवस्था उसके देखते हुए कुछ चेंज किया गया और संविधान, कनाडा के संविधान से इसमें एकात्मक व्यवस्था को जोड़ दिया गया। तो अगर आपसे कोई पूछता हो कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था वर्चुअली है कैसा, तो बोलेंगे संघात्मक व्यवस्था है, इसमें संघीय प्रवृत्ति और एकात्मक प्रवृत्ति दोनों है। इसमें वर्चुअली संघीय प्रवृत्ति से ज्यादा कहीं एकात्मक प्रवृत्ति है। समझ रहे हैं? भारतीय व्यवस्था, जैसा कि अम्बेडकर ने बड़ी सही कहा कि संघीय एकात्मक दोनों है, समय और परिस्थिति के अनुसार। समझ रहे? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं इस टॉपिक पर आगे बढ़ने के पहले चाहूंगा कि इस पर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो उसको देख लूं, ताकि उससे आपको समझने में, आपको व्याख्या करने में मेरे को आसान होगा। समझ रहे हैं? आपने शायद क्वेश्चन नहीं टेकअप किया है, लेकिन मैं भी आपको देख के बतलाता हूँ। तो क्वेश्चन आया है, जैसे 2022 में ही आया था। समझ समझ रहे? जैसे इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज, 2022 का क्वेश्चन है कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज लार्जली सिमेट्रिक albeit with more asymmetric features. Examine the status of states and union territory through the principle of weighted and differentiated equality in India. जैसे कि आप जानते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, भारत का जो संघ बना है, इसमें आप देखते हो कि दो एक तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, कई तरह की व्यवस्था की गई है। जैसे कुछ लोग को अनुच्छेद, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा का अधिकार था। फिर अनुच्छेद 371 के तहत बहुत सारे राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा का मिला हुआ है। समझ रहे? विशेष दर्जा मिला हुआ है तो 371 में आ जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारा लोकल एडजस्टमेंट राज्य विशेष के साथ किया गया है। तो उस हिसाब से भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है ना, इसमें आपको समानता और असमानता दोनों देखने को मिलता है, और कहीं कहीं तो समानता ज्यादा मिलता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वही क्वेश्चन ने पूछा है कि जैसे आप यूनियन टेरिटरी ले लो, यूनियन टेरिटरी ऐसा आपका एक जैसा स्वरूप नहीं है कि जैसे दिल्ली एनसीटी दिल्ली, इसका अलग हो जाता है, एनसीआर का अलग है, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अलग हो जाता है, चंडीगढ़ अलग हो जाता है, और भी जितने व्यवस्था, अंडमान निकोबार अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो संघीय स्वरूप है वह एक जैसा लगता भी है और उनमें भारी विभिन्नता भी है। ऐसे क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि वर्चुअली, चूंकि ये जो एक साथ बने नहीं है और कालक्रम में जैसे जरूरत उस हिसाब से इसका निर्माण किया गया है, इस हिसाब से एक जैसा व्यवस्था नहीं रह पाया है, बल्कि थोड़ा बहुत डिफरेंस से हो गया है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछता है
ये भारत सरकार अधिनियम 1935, जैसा कि हमने आपको बताया, वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्वरूप है, समझ रहे कि नहीं, इम्पोर्टेंट सोर्स है, समझ रहे हैं। और उसमें कौन कौन सा फीचर, आप देखते हो, भारत भारत राज्यों का संघ है, वह व्यवस्था उसी से लिया गया था। उसमें भी शक्ति का विभाजन किया गया था, उसमें भी संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची इत्यादि का उल्लेख किया गया था। तो ये सब आपको यहाँ पॉइंट आउट करना है कि 1935 का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, वो आपको भारतीय भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। इसी में द्विसदनीय व्यवस्था के प्रावधान किया गया, ये सब आपको द्विसदनीय प्रांतों में उसका पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो वही मैं आपको बोल रहा था, आप जो है ना वर्चुअली कुछ क्वेश्चंस इस तरह से देखेंगे जो विगत वर्षों में आए, तो इससे समझने में थोड़ा आपको आसानी हो सकता है। तो आपको मैंने बताया कि भारतीय संघीय व्यवस्था एक खास संघीय व्यवस्था है, इसकी तुलना दूसरे देशों के संघीय व्यवस्था से पूरी तरह संभव नहीं है। क्लियर है? अब मैं अभी थोड़ा पिछले क्लास में आपको संघात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि ये सब संघात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें लिखित लिखित संविधान हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, संविधान की कठोरता हो गया, वगैरह स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया। वहीं पर अगर देखा जाए भारतीय संविधान में बहुत सारे एकात्मक लक्षण भी है, और एकात्मक लक्षण में एकल नागरिकता वगैरह आ जाता है। एकल नागरिकता, लिखित एकल संविधान, समझ रहे, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकाल का प्रावधान, ये सब जो आता है, अखिल भारतीय सेवा, ये सब एकात्मक प्रवृत्ति में आ जाता है। तो दोनों का समावेश है, और ये दोनों चीजों का समावेश भारतीय शासन व्यवस्था को एक खास बना देता है। इसी कारण के जितने विचारक हैं सब एक समान रुख नहीं रखते, एक समान विचार नहीं रखते, बल्कि अलग अलग रखते हैं। जैसे केसीवियर को देखा, पॉल अपलवी को देखा, मॉरिस जोन्स, मॉरिस जोन्स क्या बोलता है, मॉरिस जोन्स बोलते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था क्या है, मोल भाव करने वाला संघीय व्यवस्था है, बार्गेनिंग फेडरल है। समझ रहे कि नहीं समझ? जैसे आप देखिए 301 में बिहार फिर से विशेष राज्य का दर्जा लेकर शुरू हो गया कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो मोल भाव हमेशा चलते रहता है। पिछले दिनों तेलंगाना को बनाया गया तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस तरह से बहुत पिछले दिनों 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को अलग से व्यवस्था में उसको हटा भी दिया गया। तो हमेशा भाव चलते रहता है। पॉल एपलवी जो अमेरिकी व्यवस्था विचारक थे, उन्होंने भारतीय प्रणाली को क्या बोला, चरम रूप से बहुत ज्यादा संघीय है, उनके हिसाब से ज्यादा संघीय है। समझ रहे, हो सकता है कि वो, मैं आपको बतला, अमेरिकी विचार विशेषज्ञ है, और उन्होंने भारत सरकार ब्रिटिश शासन व्यवस्था से तुलना करते हुए इस परिपेक्ष में उन्होंने बताया कि उस हिसाब से यह ज्यादा संघीय है। समझ रहे, जॉनिंग्स क्या कहते हैं कि भारत जो है संघ है, लेकिन इसमें सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार आप देखते हो सब लोग, अभी संघवाद पर बड़ा डिबेट चल रहा है कि भारतीय संघवाद जो है वह सहकारी संघवाद है, प्रतिस्पर्धी संघवाद है। प्रतिस्पर्धी का मतलब क्या है, सभी प्रांतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, ताकि सब एक दूसरे से विकास के पैमाने पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। समझ रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले इस पर क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आ सकता है कि संघीय, देखिए कौन कौन सा चीज बना, एक तो बना अर्ध संघात्मक व्यवस्था, दूसरा हो गया सहकारी संघात्मक, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद। और तीसरा क्या हो गया आपका, प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव है। समझ रहे, सभी राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, समझ रहे, ताकि प्रतिस्पर्धी संघवाद, जैसे आपको जो नीति आयोग की स्थापना की गई, तो नीति आयोग की स्थापना की गई, जैसे सामाजिक आर्थिक नियोजन वर्चुअली ये जो है कंकरेंट सब्जेक्ट है। कंकरेंट सब्जेक्ट का मतलब केंद्र और राज्य दोनों का है, और दोनों को इस योजना बनाने का अधिकार है।
क्योंकि इस देश जब आजाद हुआ उस समय राज्य के पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं था, हमारे मतलब उतनी परिपक्वता नहीं थी कि वे विकास की योजना बना सके। लेकिन चूंकि भारत बहुत विशाल देश है, इसलिए हमेशा से महसूस किया जाता रहा कि भारत जैसे विशाल देश के लिए एक प्लान संभव नहीं है। इसलिए सहकारी मतलब कह सकते हैं आप डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का हमेशा बात किया जाता रहा कि प्लानिंग का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और सेकंड 5 प्लान से ही इस पर बल दिया जाता रहा। समझ रहे हैं कि और केंद्र अपने स्तर पर इसको डेवलप करने का प्रयास भी की, लेकिन वर्चुअली चूंकि केंद्रीय योजना का स्वरूप ही केंद्रीकृत था, इसलिए विकेंद्रीकृत नियोजन बहुत जगह ज्यादा ताकत नहीं पाया। लेकिन जब योजना आयोग ही समाप्त हो गया और उसके जगह नीति आयोग हो गया और अब कहा गया राज्यों को कि आप अपनी योजना बनावे और केंद्र के पास पेश करें। समझ रहे हैं, तो ये जो है और इस तरह से राज्यों को इस तरह से पर ताकत देने का प्रयास किया गया है, प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि आप दूसरे राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा करो, उससे आगे बढ़ने का प्रयास करो। समझ रहे हैं, ताकि सब राज्यों में ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए क्या हो, प्रतिस्पर्धा की भावना है और भारत विकसित हो। तो इस हिसाब से आज के तारीख में वर्कआउट चल रहा है। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट जो के बहुत जैसे एक राष्ट्र क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। एक देश मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नोशन चल रहा है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के नोशन पर यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है कि संघीय व्यवस्था के साथ कैसे फिट बैठेगा। समझ, भारतीय संघीय व्यवस्था में विविध भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ले रखे हैं और अभी हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा जो अभी देखने को मिल रहा है। मैंने आपको अम्बेडकर ने बिल्कुल सही कहा कि ये संघात्मक और एकात्मक दोनों है, जैसा जरूरत तो सम परिस्थिति में संघात्मक और विषम परिस्थिति में एकात्मक, ये अक्सर देखने को मिलता है। जब सब कुछ नॉर्मल रहता है तो संघात्मक रहता है, और जब युद्ध छिड़ गया, कुछ प्राकृतिक आपदा हो गया या कुछ खास परिस्थिति में एकात्मक हो जाता है। इन जनरल देखने को यही मिलता है। मैंने बताया कि ये संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रवृत्तियों का समावेश नहीं, भारत में बहुत बड़ा मतलब अध्याय खोल रखा है। उस अध्याय का नाम क्या है? केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भारतीय संविधान का भाग 11 में बड़ा एलेबरेट एक्सप्लेनेशन है, अनुच्छेद 245 से 263 के बीच। समझ, इसमें 2 चैप्टर हो गया या 2 पार्ट में, एक में विधायी संबंध का है और एक में प्रशासनिक संबंध का है, तो लेजिस्लेटिव और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। तो 245 से 255 तक हो गया लेजिस्लेटिव और 256 से 263 हो गया, और फाइनेंशियल रिलेशन वाला अलग चैप्टर ही कर दिया गया है, तो भाग 12 में कर दिया गया है। समझ रहे हैं, तो भाग 12 में 264 से 293 के बीच फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में डिटेल किया गया है। समझ रहे हैं, फाइनेंशियल रिलेशन अलग भाग में है और विधायी और प्रशासनिक संबंध अलग भाग में, तो इसको जरा आपको याद रखना है। मतलब यहाँ पर होता है विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध नहीं है, प्रशासनिक संबंध। यह हुआ विधि बनाने का हुआ, ये लागू करने का हुआ, और ये जो हुआ वित्तीय लेन देन जो पैसा कौड़ी का मामला होता है जो। समझ रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो संघवाद का जो स्वरूप हुआ वही दोनों के बीच केंद्र राज्य संबंध को क्या कर रहा है, ताकत दे रहा है। समझ रहे हैं, संघवाद का स्वरूप ही दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था वित्तीय संबंध, विधायी संबंध। विधायी संबंध का मतलब क्या हुआ, विधि बनाने का जो अधिकार दोनों का है, उसके लेकर केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध है। क्लियर है, केंद्र को भी विधि बनाने का अधिकार है, राज्य को भी विधि बनाने का अधिकार है। हमारे अनुच्छेद देखिए अनुसूची 7 में आपने देखा होगा मतलब शक्ति का विभाजन कर दिया गया है और 3 सूची बनाया गया है। पहला सूची जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे कहते हैं प्रांतीय सूची और तीसरे कहते हैं समवर्ती सूची। तो पहले वाले लिस्ट में टोटल संख्या कितना है, मतलब लिखित 97 है, लेकिन एक्चुअल कितना है, तो एक्चुअल हो गया आपका 100 के आसपास है। और इसमें समझ रहे हैं, दिस इज द बेसिक पॉइंट। इसमें एज
मतलब कह सकते हैं नाउ 98 एज एंट्री 92 एंड 92 सी इज रिमूव। ये मैं आपको उस दिन बताया था कि आप जो है ना लिस्ट देखिएगा, एमएच के पीछे और संविधान के पीछे भी है कि जैसे यूनियन लिस्ट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, तो उस तरह से देखिएगा तो अभी 97 ही मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत सारा एंट्री ले लिया। जैसे आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन से, समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे राज्य का पहला कितना था, राज सूची में 66 विषय था, और अभी कितना हो गया, 61 हो गया। समझ तो क्या हुआ, 5 सब्जेक्ट जो था इससे निकल कर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो 47 से 5 और जुड़ गया तो क्या बन गया, 52 बन गया। जब 42वां संविधान संशोधन जिसको हम मिनी संविधान कहते हैं, उससे केंद्र राज्य संबंध बड़ा व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और फिर तीसरा जो होता अवशिष्ट, मैंने जो किस चीज का किसी भी लिस्ट में उल्लेख नहीं है उसको ऊपर विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। जो संसद विधि बनाता है कि नहीं, संसद को क्या चीज पर विधि बनाने का अधिकार है, संघ सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है, समवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है, और खास परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी विधि बनाने का अधिकार है। और प्रांतीय विधायिका को क्या है, राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है। उसे अवशेष विषय पर विधि बनाने का अधिकार नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्या देखिए विधायी संबंध में भी आप देखते हैं पलड़ा किधर झुका हुआ है, संघ के पक्ष के प्रांत के पक्ष में, तो निश्चित रूप से संघ के पक्ष में झुका हुआ है। समझ रहे हैं, सबसे पहले संख्या भी ज्यादा है, फिर उसके अलावा जैसे अवशेष विषय पर अगर सपोज की समवर्ती सूची है जिस पर केंद्र राज्य दोनों को विधि बनाने का अधिकार है, किसी विषय पर दोनों विधि बना भी लेती है और टकराव होता है, तो समान परिस्थितियों में क्या माना जाता है कि संसद ने जो विधि बना रखी उसको प्राथमिकता मिल जाता है राज्य के बनाए गए विधि के ऊपर। तो अगर राज्य ने विधि पर उस विषय पर विधि बनाने के पहले संघ से राष्ट्रपति से अनुमति ले रखा है, तब फिर उस परिस्थिति में राज्य की विधि को प्रमुखता मिलेगी। अदरवाइज समान परिस्थिति में क्या होगा कि राज्य की विधि सबऑर्डिनेट हो जाएगा और संघ की विधि ऊपर हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो राज्य का जैसे आप देखते हो राज्य के विषय पर राज्य विधायिका को विधि बनाने का अधिकार है, लेकिन केंद्र का भी संसद जो है वो भी राज्य सूची के विषय पर कई दफा विधि बना देती है। तो कौन कौन परिस्थिति है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, अनुच्छेद 249 के तहत, मतलब 249 में क्या होता है, राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि इस विषय पर संसद को विधि बनाना चाहिए, बट नेचुरल संसद विधि बना देगी। 250 में क्या होगा, जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा होता है तो राष्ट्र सूची के विषय पर संसद को विधि बनाने का अधिकार मिलता है। 252 में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक राज्य विधायक यदि कहे कि इस विषय पर संसद को विधि बनाना चाहिए तो संसद विधि बना देगी। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता को लागू करने के संदर्भ में संसद को विधि बनाने का अधिकार है और राष्ट्र सूची के विषय में। और 356 में क्या है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो 356 कहता है तो राष्ट्र सूची के विषय पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। 201 के तहत क्या है, केंद्र का अधिकार है, केंद्र का नियंत्रण है राज्य के विधेयक पर। समझ रहे हैं, जैसे कोई भी राज्य का विधेयक जो होता है उस पर जो जो संवर्ती महत्व का होता है, राष्ट्रीय अखंडता एकता से संबंधित होता है, तो वैसे विधेयक को राष्ट्रपति जो है के विचार के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। 307 जो हुआ, जो केंद्र और मतलब राज्यों के मतलब अंतर्राज्यीय वाणिज्य और व्यापार के निर्बाध मतलब संचालन को प्रभावित करने वाला यदि कोई राज्य विधि बनाना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। और 360 में हुआ, जब राज्य में या देश में वित्तीय आपात लगा हो, जो आज तक कभी लगा नहीं है, लेकिन प्रावधान है कि जब देश में वित्तीय आपात लगा हो तो उस परिस्थिति में राज्य के वित्तीय विधेयक पर संसद को नियंत्रण का अधिकार मिल जाता है। समय से जो इस तरह का प्रोविजन जो है विधायी संबंध के संदर्भ में मेरे को देख दीजिए कि केंद्र राज्य के बीच जो संबंध वाला टॉपिक है, इस टॉपिक पर कभी क्वेश्चन आया है मतलब उसका है तो मैं जरा भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आपको कुछ उसका ये मिले।
सेंटर स्टेट रिलेशन थोड़ा आपको एक्सपोजर इस एस्पेक्ट मिले। जैसे देखिए 2022 का क्वेश्चन है, so analyze the specific area of controversy with regard to union state financial relation, particularly in the context of one nation one tax policy। अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था और वो आ गया यहाँ पे। मैंने अभी बताया ना कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन आप देखोगे बहुत मायने में क्या होता है कि ये जो है समाज में वर्तमान में चल रहे घटनाक्रम को परिलक्षित करता है। तभी जैसे वन नेशन वन टैक्स बताओ ना, वन एक एक देश एक राष्ट्र एक टैक्स जो हुआ है ना अभी जैसे जीएसटी वाला में आपने देखा होगा, उसी को केंद्र बिंदु पर रखकर कहा पूछा है कि क्या अभी कंट्रोवर्सी है केंद्र और राज्य के बीच में, यहाँ तक फाइनेंशियल संबंध का सवाल है। 2020 में पूछा, फिर उसी तरह से जीएसटी काउंसिल को लेकर पूछा, फिर आप 19 में भी आप देखोगे तो ये जो है ये कहता है आर्टिकल 356 को लेकर क्वेश्चन पूछा है। फिर आप देखो 17 में जीएसटी को लेकर क्वेश्चन पूछा। मैं आपको कल उस पिछले क्लास में बताया था कि वर्चुअली जो है मतलब भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध शुरू में इम्पोर्टेंट थे, लेकिन धीरे धीरे वो सबसाइडेड हो गए और आज जो है वो क्या है वित्तीय संबंध इम्पोर्टेंट हो गए। और आने वाले दिनों में भी वित्तीय संबंध बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। समझ रहे कि नहीं समझ? जैसे क्वेश्चन देखिए 2016 में आता है एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ मेजर्स टेकन टू रीडिफाइन एंड एक्सिक्यूट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। जैसे योजना आयोग के बाद एनडीसी की स्थापना की गई थी, फिर इंटर स्टेट काउंसिल बना, फिर राष्ट्रीय क्षेत्रीय परिषद बना, फिर आप देखते हो जोनल काउंसिल जो बना है, फिर इंटरनेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बना, समझ, फिर जीएसटी काउंसिल बना, नीति आयोग बना। ये सब क्या है किसको बोल दे रहा है? सहकारी संघवाद को क्वेश्चन दे रहा है। तो इसी पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सहकारी संघवाद को परिभाषित करने और अंजाम देने के लिए विगत वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं उसका आप परीक्षण करें। तो 1952 से शुरू हो गया था, जब 1952 में एनडीसी की स्थापना की गई और 2015 2000 जीएसटी काउंसिल तक को ले लीजिए, जीएसटी काउंसिल तक यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा। पूरा देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ज्यादातर फाइनेंशियल रिलेशन से ही आता है। आज के तारीख में तो टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट हुआ। समझ नहीं समझ रहे? इस टॉपिक को आपको बेहतर ढंग से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इससे आपको अगर जनरल स्टडी में भी तैयारी करते हैं क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको टेकअप कर सकते हैं इससे, ठीक है ना? तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। अब हम देखते हैं प्रशासनिक संबंध। मैंने आपको जब विधायी संबंध में बताया था कि संसद को राष्ट्रपति के विषय पर विशेष परिस्थिति में विधि बनाने का अधिकार है। उसके अलावा वह संघ सूची में तो विषय विधि बनाती है और संवर्ती सूची में भी अवशिष्ट विषय भी उसी के हिस्से में है। और राज्य के विधायिका को राज्य के राज्य सूची के विषय पर और संवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है। अब हम देखते हैं प्रशासनिक संबंध। ये प्रशासनिक संबंध जो है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। और 256 से 263 के बीच आर्टिकल जो इसको डील करता है, 256 से 263 के बीच आर्टिकल जो समझ रहे आप देखते हो कि मतलब जो होता है मतलब केंद्र का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र कहाँ तक लागू होगा और राज्य का प्रशासनिक क्षेत्र कहाँ तक लागू होगा। तो संसद द्वारा बनाए गए विधि के दायरे तक, जहाँ तक संसद का बनाया गया विधि है, समझ रहे कि नहीं सर? पहला वहां तक राज्य केंद्र का कार्य अधिकार लागू होता है और जो राज्य की विधायिका के द्वारा बनाए गए से होता है ना, मतलब कह सकते हैं संबद्ध संबद्ध मतलब समझते हैं जो उससे जुड़ा हुआ है। संबद्ध विधायिका द्वारा बनाए गए विधि के दायरे तक। इसका मतलब क्या हुआ
राज्य का कार्यकारी अधिकार क्या होगा? तो केंद्र का कार्यकारी अधिकार कहाँ होगा बताइए? केंद्र का कार्यकारी होगा संसद द्वारा बनाया गया विधि, संसद द्वारा बनाया गया विधि के परिप्रेक्ष्य में पूरे भारत में लागू होता है, पूरे देश में और भारत के बाहर भी, भारत के बाहर जो भारत के नागरिक रहते हैं, ये बाहर भारत के नागरिक और संपत्ति पर लागू होता है, और संपत्ति पर, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का अधिकार है, संपत्ति पर अधिकार, संपत्ति, ठीक है ना? द बेसिक पॉइंट, मतलब केंद्र का कार्यकारी अधिकार। और राज्य का कार्यकारी अधिकार कहाँ होगा? राज्य के पूरे पूरे राज्य में या राज्य के किसी भाग में, मतलब केंद्र का बनाया गया विधि पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में, यहाँ तक फॉरेन में भी जो भारतीय नागरिक रहते हैं और उनकी जो संपत्ति उस पर लागू होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं कि वर्चुअली जो है केंद्र और राज्य दोनों, चूंकि दोनों का अपना अपना कार्यकारी अधिकार है और कई परिस्थिति में दोनों के बीच में टकराव की स्थिति होता है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था निर्धारित किया गया है। उसमें क्या क्या है? 256 क्या कहता है? तो 256 कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि केंद्र के बनाए गए विधि के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का मतलब सही तौर पर क्रियान्वित होता है, मतलब केंद्र का बनाया गया विधि राज्य में बेहतर ढंग से लागू हो, यह अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार राज्य को दिया गया है। और 256 257 क्या है कि राज्य अपनी तरफ से कोई बाधा उत्पन्न ना करे। 257 कहता है केंद्रीय विधि के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में राज्य द्वारा कोई बाधा उत्पन्न ना हो। 258 के तहत क्या है? केंद्र के विधि के क्रियान्वयन के क्रम में केंद्र राज्य को कार्य सौंप सकती है, फिर राज्य भी अपना कोई कार्य केंद्र को सौंप सकती है। तो ये जो है म्यूचुअल डेलीगेशन है, मतलब केंद्र द्वारा राज्य को या राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आर्टिकल जो हो गए 256, 257, 258, ये क्या है? मतलब ये राज्य का और केंद्र का दोनों का दायित्व निर्धारित किया गया है। हमारे क्या राज्य का दायित्व दो यहाँ पर है, 256 और 257 में, और 258 में दोनों का दायित्व है, केंद्र का भी दायित्व है, राज्य का भी दायित्व है। इसलिए राज्य अपने कोई काम सौंप सकती है केंद्र को और केंद्र अपना काम सौंप सकती है राज्य को। हमारे की नहीं समझ। और 256 में उसको सुनिश्चित करना होगा, अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, जो कहा जाए उसको करना होगा। और 57 में राज्य द्वारा क्रियान्वयन के मार्ग में कोई व्यवधान न, ये सुनिश्चित करना होगा, व्यवधान उत्पन्न न करना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। अभी आप देख रहे होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही मैं पेपर में देख रहा था, समझ रहे हैं कि केरल अभी विगत दिनों केरल का राज्यपाल, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आप देखते हो जब इसके पहले जो भी जो उपराष्ट्र अभी राष्ट्रपति है, पहले जो राष्ट्र उत्तर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे उस दौरान, और फिर तमिलनाडु में लगातार राज्यपाल का पद को लेकर डिबेट चलते रहता है, हमेशा कंट्रोवर्सी होते रहता है। पिछले तरह महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा राज्यपाल के पद को लेकर थोड़ा सा हो रहा था कंट्रोवर्सी, बड़ा बड़ा सिग्निफिकेंट। कल का तो बड़ा मैं देख रहा था कि राज्यपाल कहीं गए हुए थे और राज्यपाल जहाँ ठहरे हुए थे उसी के परिसर के बाहर राज्यपाल के विरोध में बहुत सारा पोस्टर लगवा दिया गया। तो राज्यपाल ने उसको बड़ा आदर वे लिया और फिर उन्होंने राज्य सरकार को ब्लेम किया। हाल में देख रहा था सरकार के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री को लेटर लिखा। तो ये बड़ा, पिछले दिन आपने देखा होगा कि तमिलनाडु सरकार के मतलब जनहित याचिका पे या रेट पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को जो विधेयक लंबित करने का जो
टेंडेंसी, उस पर भी कुछ सवालिया चिन्ह लगाए थे। इस तरह से बड़ा पिछले दिनों देख रहे हैं कि राज्यपाल के पद को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी चलते रहता है। तो अब जैसे वो आपको मैंने बोला, उस पर हो सकता है अगले वाले कभी यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। फिर अभी और आगे आर्टिकल देखते हैं 261, 262, ये सब क्या है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, केंद्र राज्य के विधान को मान्यता दे और राज्य केंद्र का विधान को मान्यता दे, या एक राज्य दूसरे राज्य के विधान को मान्यता दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब जैसे केंद्र का बनाया, राज्य के बिहार का बनाया गया विधि केंद्र पे तो लागू होगा नहीं, लेकिन केंद्र का बिहार का बनाया गया विधि को केंद्र जरूर मान्यता दे सकती है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 261। 262 खास हो जाता है जहां पर नदी जल बंटवारा का जो लफड़ा हो जाता है, जैसे आप देखते होंगे कावेरी विवाद हो गया, चाहे और उधर पंजाब में देखते होंगे सतलज वाला विवाद हो गया, तो इस सब को लेकर हमेशा लड़ाई होता है। इसलिए संसद को अधिकार है कि वह एक ट्रिब्यूनल बना सकती है अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटारा के लिए। तो मेरे क्या ख्याल है, 200 ये भी हमेशा रहता है चर्चा में हमेशा। अनुच्छेद 263 बड़ा मतलब कह सकते हो अलंकृत है। अब धीरे धीरे वैसे बहुत ज्यादा काम अब नहीं रह गया, खासतौर पर नीति आयोग के आ जाने से बहुत सारे संस्थाएं जो है, योजना आयोग तो समाप्ति हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का उसके बाद से एक दफा बैठक भी नहीं हुआ, अंतर्राज्यीय परिषद का भी बैठक बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रहा। फिर जोनल काउंसिल पर, चूंकि नीति आयोग ऑल इन वन टाइप है, उसमें सब चीज का समावेश है, उसमें योजना आयोग का भी झलक है, अंतर्राज्य राष्ट्रीय विकास परिषद का भी स्वरूप है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी बहुत हद तक समावेश है। तो मिला मिलकर एक बहुत बड़ा ये बन गया। और दूसरा आपको मैं बताया कि प्रशासनिक संबंध कमजोर पड़ गया और विधायी संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की तारीख में जीएसटी काउंसिल हो गया। तो जैसे आप 263 का प्रोविजन बहुत दिनों से शुरू से ही 263 को लेकर रहा है कि अंतर्राज्यीय से बनाया जाए, अंतर्राज्यीय परिषद बनाया जाए। तो पहला था प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासन, सब लोग ने बोला, पहला सरकारी आयोग, सब लोगों ने बोला इसका स्थापना होना चाहिए। आप देखते हैं कि 1992 में इसकी स्थापना की गई है अंतर्राज्यीय परिषद, और अभी है एग्जिस्टेंस में। लेकिन अब जैसा कि पिछले दिनों बताया ये कमजोर पड़ गया, अब है लेकिन अभी भी इम्पोर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर 312 अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है कि राज्यसभा को प्रस्ताव पर संसद को अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने समाप्त करने का अधिकार है। 315 में मतलब संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है और संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं यूपीएससी और बीपीएससी या जेपीएससी जो भी है, मतलब प्रांतीय लोक सेवा जो है ना, ये डायरेक्ट संविधान से बनते हैं। लेकिन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगा ना, ये संसदीय अधिनियम से बनता है। ये अनुच्छेद 315 के तहत ही ये संसदीय अधिनियम से बनेगा और वो डायरेक्ट बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। फिर आपने देखा एकीकृत न्यायपालिका है, जैसे आप देखते होंगे जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। तो आप देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच जो है, मतलब जो न्यायाधीश है उनका नियुक्ति वगैरह बड़ा व्यवस्था है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता है, उसे हटाने का प्रोविजन वही है जो संयुक्त न्याय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। तो ये बड़ा ये है। फिर आपातकाल का प्रावधान मैंने आपको 352, 355, 360 इसके तहत देखते हैं। आप देखते हैं गवर्नर का पद हो गया अनुच्छेद 355 में, जिससे केंद्र द्वारा राज्य को सहयोग हुआ। फिर राज्य के संवैधानिक पद को हटाने का केंद्र का अधिकार है, राज्य नहीं हटा सकती उसको। ये सब लेकर भी कुछ वर्चुअली मतलब केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कुछ संविधान के अलावे भी कुछ प्रोविजन है, जैसे जोनल काउंसिल हो गया, नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, वगैरह वगैरह। कभी कभी केंद्र राज्य मुख्य सचिवों की मतलब कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक होती है, विभागीय सचिवों की बैठक होती है। मतलब इस तरह से हमेशा सालों भर कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, बैठक का दौर, सम्मेलन का दौर,
ताकि केंद्र और राज्य के बीच संबंध को गति मिलता रहे, दिशा मिलता रहे। तो इस हिसाब से आप देखते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि केंद्र राज्य संबंध के प्रशासनिक मैटर पर भी अगर आप देखोगे कि ये टॉपिक जो है अब थोड़ा कमजोर पड़ गया है आजकल। देखा नहीं पिछले दिनों क्वेश्चन पर आता है केंद्र राज्य संबंध के बीच जो प्रशासनिक संबंध, उस पर देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन तो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जरूर, कि ताकि आपको इससे संबंधित एक्सपोजर मिल सके, जानकारी मिल सके, ताकि आप उसी परिप्रेक्ष्य में उसको देखें। जैसे आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन तक ज्यादा 90% क्वेश्चन जो केंद्र और राज्य के बीच देखने को मिलता है वह आपको फाइनेंशियल रिलेशन से संबंधित है। करेंगे ना, जीएसटी काउंसिल चाहे आपका, ज्यादातर क्वेश्चन उससे संबंधित है। एक भी क्वेश्चन जो हो जाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक टॉप पार्ट को डील कर रहे हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। अभी तो देख लिया पूरा 99, इधर बहुत दिनों से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पर क्वेश्चन, लेकिन अभी जो मुझे जहां तक लग रहा है कि राज्यपाल को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, हो सकता है राज्यपाल को लेकर क्वेश्चन आवे। और यहाँ एक चीज और बतला दूं, राज्यपाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वह यहाँ ही लिखा हो, कोई जरूरी नहीं हो, वह राज्यपाल वाले टॉपिक में भी उल्लिखित हो सकता है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट आर मोर बायस टुवर्ड्स यूनियन गवर्नमेंट। थोड़ा देर पहले मैं बता रहा था कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वह वर्चुअली किधर झुका हुआ है, वह झुका हुआ है आपका मतलब केंद्र की तरफ झुका हुआ है। ज्यादातर अधिकार केंद्र के पक्ष में ही है, राज्य के पक्ष में नहीं है। समझ, देखिए क्वेश्चन आया था, डिस्कस द वेरियस facets ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एग्जामिन द इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ conflict and cooperation between the union and state in Indian federalism। ऑल इंडिया सर्विसेज पर लेकर क्वेश्चन अक्सर एक दो बार आया। और आपको मैं बता दूं कि ऑल इंडिया सर्विस जिसको अखिल भारतीय सेवा कहते हैं, शायद ये पहला मुद्दा होगा जिस पर केंद्र राज्य के बीच लड़ाई हुई थी। अखिल भारतीय सेवा जो है ना, अखिल भारतीय सेवा से ही शुरुआत हुआ केंद्र और राज्य के बीच तनावपूर्ण संबंध का। और जगह कहाँ था वो भी आपको बता दूं, ये जगह था केरल में। यानी केरल हुआ, पंजाब, बंगाल हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये बहुत मतलब शुरू से ही केंद्र के मतलब केंद्र और राज्य के बीच विवाद के प्रमुख बिंदु रहे हैं, कोई नया नहीं है। जैसे अभी केरल में जो विवाद देख रहे हो कोई नया नहीं, पहले अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि अखिल भारतीय सेवा को लेकर सबसे पहला विवाद वहीं पर शुरू हुआ था। समझ रहे हैं, जब EMS नंबूदरीपाद वहां मुख्यमंत्री होते थे। EMS नंबूदरीपाद, समझ रहे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने सवाल उठाया कि एक व्यक्ति जिसको न राज्य के भाषा के बारे में जानकारी हो, न राज्य के समस्या के बारे में जानकारी हो, राज्य का भला क्या सेवा कर सकता। सबसे पहले उन्होंने इसको उठाया था। उसके बाद और बीच में तो कई ऐसा होता है। पिछले दिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें भी अखिल भारतीय सेवा को लेकर बड़ा, दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर विवाद हुआ था कि राज्य सरकार बोला आप ले जाइए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को, हम इनके बगैर भी काम चला लेंगे। देखिए समझते इस तरह से हमेशा। और अभी देख रहे अभी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात हो रही, वो भी अखिल भारतीय सेवा में ही आएगा। इसको लेकर अभी भी हिच बना हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारत, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति जब जब अखिल भारतीय सेवा टाइप का जब कंसेप्ट ब्रिटिश काल में, मैं आपको एक दिन बता रहा था कि शुरू में 9 अखिल भारतीय टाइप का सेवा था। शुरू में 1919 में देखा जाए, फिर 1935 में घट के 5 हो गया, फिर 3 हुआ, और जब देश आजाद हुआ तो 2 था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और अभी बढ़कर 3 हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटिश काल में ही ज्यादा अखिल भारतीय सेवा है। और अभी देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति का 70 वर्ष होने हैं, लेकिन अभी तक एक ही अखिल भारतीय सेवा बन पाया, ज्यादा बन भी नहीं पाया। जुडिशियल सर्विस का वायदे भी दिया गया है, एजुकेशन सर्विस का है, और भी बहुत सारे सर्विस, हेल्थ सर्विस का है, लेकिन अभी तक कुछ इस तरह का हुआ नहीं हमारे। लेकिन जुडिशियल सर्विस वाले में तो अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति महोदया ने भी बोला
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होना चाहिए। अब देखिए कब होता है कि नहीं होता है। इसमें शायद आईएएस भी जो है वो भी नहीं, शायद कोई भी इच्छा नहीं रहती है कि अखिल भारतीय सेवा न्यायिक सेवा बने, क्योंकि उनको इससे अपना अधिकार छीनने का भय होता है। प्लस उधर जुडिशरी को अपने क्षेत्र में अतिक्रमण का भय, इस कारण वर्षों से लंबित है। अब देखिए अगर मोदी सरकार कुछ इंटरेस्ट ले या उसके दिमाग में कन्विंस हो जाए कि नहीं अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होना चाहिए, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी देखने को मिले। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, प्रशासनिक संबंध, वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि जिसका जगह आज की तारीख में वित्तीय संबंध ले रखा, बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है वित्तीय संबंध, और ये आने वाले दिनों में भी खत्म होने वाला नहीं बल्कि और बढ़ता ही जाएगा। एक बार क्वेश्चन आया था जैसे वित्तीय संबंध जो है, और जैसे भारतीय संघ व्यवस्था पहले कैसा था, हम लोग की संघीय व्यवस्था अगर देखा जाए तो पहले कुछ इस तरह से था। केंद्र राज्य संबंध जो है भारत में देखे जाए तो, मान लीजिए ब्रिटिश काल में देखा जाए तो कुछ इस तरह से था। ये ऊपर वालों को आप रख दिया सेंटर, और ये स्टेट मान लिया इसको, ये सी हो गया, ये एस हो गया, सेंटर स्टेट हो गया। जब देश आजाद हुआ, उस समय आप देखते हो वर्चुअली कुछ इस तरह से था। इतना इसमें डायग्राम बनाने में दिक्कत है, डायग्राम मैं इसको फिर से कोशिश करता हूँ। जब देश आजाद हुआ तो किस तरह से था होगा, इस तरह से था। कहाँ चला गया कर्सर, ये हो गया समान चला, इतना नीचे जाने दे, ठहरिए, बना था, ये हो गया। ये इसका जो नेट थोड़ा स्लो चलता है, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब आप समझ लीजिए मोटा मोटी कुछ इस तरह से था। एक ये हो गया, यहीं पर रख लीजिए, लोकल को रख लीजिए, ये स्वतंत्र, ये हो गया सेंटर, ये हो गया स्टेट, ये हो गया लोकल। ब्रिटिश काल में कैसा था, ऐसा रख लीजिए, इसमें ऐसा रख लीजिए, सेंटर, स्टेट, लोकल। और अभी आप क्या देख रहे हो, अभी जो हो गया 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन से कुछ इस प्रकार बनता जा रहा है, जो बड़ा खतरनाक रूप लेते जा रहा है, इस तरह से बनते जा रहा है। थ्री टीयर बन गया एक तरह से, मोटा मोटी देखिए, समझे, थ्री टीयर, एक राउंड इधर, एक राउंड इधर, एक राउंड इधर, इस तरह से बन गया। ठीक है ना, दिस द बेसिक पॉइंट। तो अभी आपको मैं बता रहा था कि वर्चुअली जो है वित्तीय संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनुच्छेद 264 से 263 इसको डील करता है, समझ रहे। और जैसे जैसे केंद्र को विधि बनाने का अधिकार है, उसी प्रकार केंद्र को पैसा का कलेक्ट करने का भी अधिकार दिया गया। केंद्र के पास पूरा विषय, जिसमें आयकर हो गया, निगम कर हो गया वगैरह होता है, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया वगैरह, सीमा शुल्क वगैरह, ठीक है, जो कस्टम कहते हैं हम लोग। ठीक है। और राज्य के पास 20 है, जैसे बिक्री कर हो गया, राज्य बिक्री कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, स्थानीय कर हो गया, सब बिक्री कर लीजिए, बिक्री कर माना है तो शुरू में बिक्री कर हो गया। फिर आपका मनोरंजन कर हो गया, वाहन कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, वाहन कर हो गया, ये सब उसमें आते हैं। और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र राज्य दोनों को विधि बनाने का अधिकार, इसमें 3 सब्जेक्ट आता है। जैसे सेवा, इसमें सेवा कर हो गया, सेवा कर हो गया, बिक्री कर भी दोनों में आता है, सेवा कर हो गया, बिक्री कर हो गया, सब छुट्टी कुछ भी
केंद्र के दायरे में कुछ विषय, राज्य के दायरे में इस तरह से होता है। और तीसरा अवशिष्ट विषय जो बच जाता है उस पर दोनों संसद को विधि बनाने का अधिकार है, पैसा करने का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैंने बताया केंद्र केंद्र के पास 15 सब्जेक्ट है, राज्य के पास 20 सब्जेक्ट है। इसके बावजूद केंद्र का स्थिति बेटा, राज्य का हालत खराब रहता है। इसका कारण मैंने आपको बताया था कि केंद्र के पास जो सिस्टम थोड़ा डेवलप है और राज्य के पास जो सिस्टम है कम डेवलप है। और उसके अलावा और भी है कि जिन राज्यों के सिस्टम अपने अच्छे हैं उनकी वित्तीय हालत अच्छे हैं, और जिन राज्य के सिस्टम कमजोर उनकी वित्तीय हालत खराब है। जैसे गुजरात ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, ये सब जो है उनके हालत ठीक है, इसलिए उनके पास पैसा ज्यादा आता है। और बिहार हो गया बस इसके थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। सो दिस द बेसिक पॉइंट। यहाँ पर देखते हैं कि 3 जो है आपका 80वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट, 88वां संविधान संशोधन और 101वां संविधान संशोधन में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। समझ रहे? जैसे हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसके तहत क्या था, पहले अनुच्छेद 272 के साथ, जहां तक मेरी जानकारी है, इसके तहत था कि केंद्र जो है कुछ पैसा कलेक्ट करेगी, समझ रहे, जिसको वह राज्य के साझा कर सकती है। मतलब करना अनिवार्य नहीं था, लेकिन इसको समाप्त करके इसके जगह पर यही कर दिया गया कि आपको वैकल्प देना ही देना पड़ेगा। कुछ कर और शुल्क ऐसे हैं जिससे आप पैसा जो कलेक्ट करेंगे, शुरू में रखा गया कि 29% पैसा आपको देना ही पड़ेगा। फिर उसका बढ़ाकर पिछले लास्ट में तक मेरे को याद है 13वां वित्त आयोग में उसको बढ़ाकर 43% कर दिया। फिर 44वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग में उसको 41.5 कर दिया, क्योंकि 1.5% जो है जम्मू कश्मीर चूंकि अब नहीं रहा था इसके साथ, इसलिए हटा दिया गया। समझ? तो इस तरह से आप देखते बढ़ते गया। मेरे को नहीं पता है, आप चेक करके मेरे को बतलाना कि वर्तमान वस्तु स्थिति कितना है। आप देखते हैं 88वें संविधान संशोधन से एक नया जुड़ गया सेवा कर, सर्विस टैक्स, जिसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है और संग्रह और विनियोजन और केंद्र दोनों करती है। फिर 101वां संविधान संशोधन जो भारतीय संविधान में कुछ सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में है। इसके तहत क्या गया, वस्तु कर और सेवा कर को मिलाकर जीएसटी बना देगा, वस्तु और सेवा कर जो कहते हैं। इसके तहत सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी का प्रोविजन किया गया। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल बनाया गया अनुच्छेद 279A के तहत। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन गया ये। समझ, जीएसटी काउंसिल में राज्य के वित्त मंत्री सम्मिलित होते हैं, केंद्र के वित्त मंत्री सम्मिलित होते हैं, रेगुलर मीटिंग होता है और नए कैसे पैसा धन कौड़ का मतलब सही तालमेल बना रहे, हमेशा मॉनिटरिंग होते रहते। बहुत इंपॉर्टेंट आज के तारीख में हो गया। तो आपने देखा 264 से 268 से 292-93 तक के बीच में देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध का स्वरूप निर्धारित किया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का, जैसे 268A में आपको क्या मैंने बताया था, कुछ कर और शुल्क ऐसे हैं, जैसे आप यहाँ सेंटर कर लीजिए, स्टेट कर लीजिए, सेंटर मतलब केंद्र हो गया और स्टेट मतलब राज्य हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ? ये यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एल मतलब होता है लेवी, लेवी मतलब क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्या बताया था, कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, संग्रहण। और अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ, आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अप्रोप्रिएशन। तो ये जो होगा अनुच्छेद 268 के तहत क्या होता है, कई कर ऐसे होते हैं जिसका लेवी सेंटर करती है, समझ रहे हैं, लेकिन कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन कौन करते हैं, राज्य करती है। तो इसमें कौन आता है, इसमें स्टाम्प शुल्क वगैरह आता है, स्टाम्प शुल्क और बहुत सारा मेडिसिनल, जैसे कॉस्मेटिक वस्तु वगैरह जो बनता है ना, उसमें अल्कोहलिक और मेडिकल मेडिसिन वगैरह जो होता है ना, उसमें जो इस्तेमाल उसके संदर्भ में कि जो बहुत सारे कॉस्मेटिक और मेडिसिन बनता है इसमें अल्कोहल कंटेंट इस्तेमाल किया जाता है, उसके संदर्भ में ये
समझ रहे हैं? निर्धारण केंद्र करती है, लेकिन संग्रह और विनियोजन कौन करती है? उसका राज्य करती है। इसमें क्या होता है, कुछ इसमें होता है जैसे वाहन और वस्तु ढुलाई पर जो कर लगता है, जैसे वे आप समझ लीजिए कि जो वस्तु होते हैं, यात्री होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य वगैरह जाते हैं, न्यूज़पेपर हुआ एक राज्य से, उसमें होता है, इसमें केंद्र निर्धारण भी केंद्र करती है, संग्रह भी केंद्र करती है, और राज्यों के बीच क्या होता है, राज्यों के बीच वितरण कर देती है, राज्यों के बीच बंटवारा, जिस राज्य का हिस्सा जितना होगा उस हिसाब से उसको बांट देगी। ठीक है, ये कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आयकर वगैरह होता है, इसमें होता है केंद्र सरकार निर्धारण करती है और राज्य सरकार कलेक्शन भी करती है, और ये केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा होता है, ये केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा होता है, और वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के बीच, और वो जो होता है राज्यों के बीच बंटवारा होता है। हो रहे, अब होता है कुछ जो होता है अनुच्छेद में, जैसे एजुकेशन पर सेज लगाती है, शिक्षा और सब क्षेत्र लगाती है, तो इसमें केंद्र सरकार निर्धारण भी करेगी, उसका संग्रह भी करेगी और विनियोजन भी करेगी, इसमें राज्य को कुछ नहीं देगी। जैसे होता है ना, जैसे केस में 2% सेज या किसी और पर सेज लगाती है, मतलब अतिरिक्त चार्ज लगाती है कुछ खास प्रयोजन के लिए, तो उसका निर्धारण भी केंद्र, संग्रहण भी केंद्र और नियोजन भी केंद्र करेगी, राज्य को उसको कुछ हिस्सा उसा नहीं देगी। फिर आप देखते हैं 275 272 तो खत्म हो गया, और उसी के तहत आपको क्या बन गया है, जो 41% पैसा देने वाला व्यवस्था कर दिया गया है। 275 में क्या है, ये है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान देती है। 282 में क्या है, आप केंद्र सरकार राज्य सरकार या सरकार के किसी संस्थान को वित्तीय सहायता देती है। कोई विशेष अनुदान अस्थायी तौर पर भी राज्य को दिया जाता है। अनुच्छेद 282 के तहत, 80 के तहत क्या है, वित्त आयोग है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि प्रत्येक 4 वर्ष इंटरवल पर वित्त आयोग की स्थापना कर सकता है। समझ रहे, और वो जो होता है केंद्र और राज्य के बीच क्या होता है, संबंधों का, 4 साल की 5 साल पर जी, कुछ आइडिया है आपको शिवानी? 5 years। 5 ईयर पर, ठीक है ना। वित्त आयोग की स्थापना का कितना कितना वित्त आयोग बन चुका है, 14 बन चुका है 14 बन चुका है, 15th चल रहा। चलिए ठीक है। हाँ, तो ये जो है पहला वित्त आयोग तो लगता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही तब स्थापित हो गया था क्या? नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति बाद हुआ था। शीतल वार्ड साहब थे उसके अध्यक्ष। समझ रहे हैं? तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। और 293 में क्या है, आपको संसद को राज्य को उधार लेने का अधिकार है। तो राज्य कहाँ से उधार ले सकती है, दूसरे राज्य से ले सकती है और केंद्र से ले सकती है। और जब केंद्र के राज्य उधार देती है तो केंद्र उस पर क्या देती है, गारंटी देती है कि अगर आप राज्य पैसा नहीं लौटाएगी तो हम आपको पैसा लौटाएंगे। क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो ये जो अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, तो वर्चुअली आप देखिएगा कि केंद्र राज्य के बीच जो है मतलब संबंध बहुत व्यापक है, इसमें तो कोई बहुमत नहीं है कि नहीं। और इस पर आप हमेशा देखते हैं कि वर्चुअली जो है केंद्र राज्य संबंध का जो है वैसे तो देखा जाए तनाव नाव का कोई कारण नजर नहीं आ रहा, लेकिन शुरू से देखा जाए, खास तौर पर आप देखोगे 1968 के बाद से मतलब ये विवाद और बढ़ गया है। इसका कारण क्या था कि शुरू के दिनों में केंद्र और राज्य दोनों में केंद्र को कांग्रेस की सरकारें थी, तो इसलिए जो भी अगर कंट्रोवर्सी दोनों के बीच में होता भी था तो उसको पार्टी फोरम पे सुलझा लिया जाता था। लेकिन जो 1974 लोकसभा चुनाव के बाद राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनने लगी, तब से ये कंट्रोवर्सी बढ़ गया। और फिर जो है, तब मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बतलाता हूँ। सबसे पहला विवाद हुआ था, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, अखिल भारतीय सेवा को लेकर था कि अखिल भारतीय सेवा को लेकर जो है विवाद हुआ था कि अखिल भारतीय सेवा को कोई प्रासंगिकता नहीं है, जैसा कि किसका मानना था, केरल के मुख्यमंत्री के एम एस नंबूदरी पाद का, कि प्रासंगिकता पर प्रश्न उठा था, योग्यता पर प्रश्न उठा था सबसे पहला। और दूसरा जो था, दूसरा विवाद उठा अर्धसैनिक बलों के प्रयुक्ति को लेकर।
अर्धसैनिक बलों के, जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बलों की प्रयुक्ति पर विवाद। दूसरा विवाद उठा था मतलब 60 के दशक में। तीसरा फिर हुआ राज्यपाल की भूमिका। खास तौर पर राज्यपाल की भूमिका कंट्रोवर्सी कब हो जाता है, किसी मतलब आप समझ लो राज्यपाल की भूमिका नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति, योग्यता और भूमिका, तीनों पर विवाद होता है। योग्यता और आप देखते हैं कुछ इस तरह का योग्य कार्यकाल, यहाँ तक कि आजकल कार्यकाल पर भी विवाद होने लगा है कि सरकार बदलती है फिर दूसरा राज्यपाल तुरंत लगा बदल देती है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, यह राष्ट्रपति के साथ पर्यंत पद पर रहता है कि नहीं। तो नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री से विचार करने का प्रोविजन है, लेकिन शायद कभी विचार होता है। योग्यता में कुछ नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, है कि नहीं। अगर आप भारत के नागरिक और 35 वर्ष उम्र को आपको भारत का राज्यपाल बनाया सब किसी राज्य का, और कोई योग्यता नहीं है कि नहीं। ये सब लेकर बहुत कंट्रोवर्सी होते रहता है। तो राज्यपाल अभी भी देखिए, कल भी देखा आपने केरल वाला, फिर उसके पहले देखा हुआ तमिलनाडु वाला, और अक्सर देखते रहते हैं कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी ये कह सकते हैं पांडिचेरी में, तो कभी आप देखते होंगे यहाँ महाराष्ट्र में, उससे पहले पश्चिम बंगाल में, हमेशा होते रहा है राज्यपाल के लेकर, है कि नहीं। तो दिस इज द बेसिक, बिहार में भी हुआ है राज्यपाल को लेकर। इसलिए एक बार बिहार में क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आगे बोला गया था ना कि बिहार का क्या है, राज्यपाल का पद रबर स्टैम्प है। क्वेश्चन आया था, कठपुतली लिख दिया था, फिर कंट्रोवर्सी हो गया, तो फिर बीपीएससी उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जो क्वेश्चन बनाया था उनको पैनल से बाहर कर दिया। इस तरह का क्वेश्चन कठपुतली नहीं आप लिख सकते, समझ रहे, क्लियर। तो राज्यपाल को लेकर यस बड़ा सर। इंपॉर्टेंट। फिर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, अनुच्छेद 356 को लेकर ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ। मतलब इंदिरा गांधी के शासनकाल में सबसे ज्यादा 356 का दुरुपयोग हुआ, और कांग्रेस के शासनकाल में, समझ रहे। तो सबसे 100 बार अगर हुआ तो 80 बार इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ, समझ रहे हैं। फिर आप देखते हो नदी जल बंटवारा, नदी जल बंटवारा को लेकर, समझ रहे हैं। फिर किसी को लेकर विवाद हुआ, सीमा विवाद को भी लेकर, सीमा विवाद, सीमा विवाद लेकर काम होता है, वैसे होता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में होते रहता है, जैसे आप देखते होंगे असम में और मेघालय में इस तरह चलते रहता है, सबसे जुड़े हुए जो लोग उधर सीमा विवाद भी चलते रहता है, समझ रहे कि नहीं समझ। इसके अलावा और क्या देखते हैं, मतलब वित्त योजना आयोग की भूमिका, योजना आयोग के लेकर भी बहुत विवाद हुआ है, योजना आयोग को समाप्त करने की भूमिका, और हमेशा विवाद होता रहा योजना की भूमिका पर, हमारे। फिर वित्त आयोग के रिपोर्ट पर भी यदा कदा विवाद होता रहा, वित्त आयोग के रिपोर्ट पर भी, वित्त आयोग का रिपोर्ट, इस पर विवाद होता रहा। और आप बताइए, और कोई जिस पर केंद्र राज्य के बीच खींचतान तलवारबाजी होते रहा है, और आपको और कुछ नजर आ रहा हो तो, पैसा कौड़ी के मामले में विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, जैसे बिहार फिर से राग अलापना शुरू कर दिया। और फिर बताइए, और किस केंद्र और राज्य के बीच विवाद के और क्या कारण है आपके नॉलेज में। अखिल भारतीय सेवा तो मैं पहले ही लिख दिया आपको, 356 वगैरह हो गया। सर पिछले जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज लिखा हुआ टैक्सेस, NIA के लेकर, क्या जी, सर टैक्स को लेके, टैक्स, वित्तीय मामले, यस कौन सर। GST बोल रही हो। सर जीएसटी और भी मतलब
बहुत सारी चीजों पे टैक्स वगैरह लगता है ना, तो ये इसमें भी कभी-कभी हो जाता है कि ऐसा उदाहरण देके बोलिए, ऐसे नहीं पता लगता है। वित्तीय मतलब मामले पर निर्भरता, वित्तीय मामले पर राज्यों की निर्भरता है, समझ रहे कि नहीं? मामले पर निर्भरता को लेकर भी हमेशा होता है कि आप हम लोग को पैसा नहीं देते हो, पैसे नहीं करते हो, है कि नहीं? अभी झारखंड सरकार बोल रही थी कि हमारे बहुत दिन से आप पर इतना पैसा बकाया, आप हमको पैसा नहीं दे रहे हो, ये दे रही हो, समझ रहे? अभी आप देख रहे होगे जिससे बहुत सारा सड़क निर्माण वगैरह योजना वोजना को लेकर भी, समझ रहे हैं, मतलब अभी चल रहा होगा। अब जीएसटी लास्ट में, जीएसटी वाला, जीएसटी काउंसिल से जीएसटी से जुड़ा विवाद, इस तरह से केंद्र राज्य के बीच में तनाव तो चलते ही रहता है, कोई खत्म होने वाला नहीं, समझ रहे हैं? तो मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए बहुत पहल बीच बीच में होते रहे। तो सबसे पहला प्रयास कब हुआ था? 1966 में, जब क्या बना था आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में एक शीतल वार्ड के अध्यक्षता में अध्ययन दल ही बना दिया गया था, जिसका काम था केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को देखे। शीतल वार्ड अध्ययन दल ने बहुत सारा रिकमेंड किया था, जिसमें 356 क्या था, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की बात कही थी, राज्यपाल की नियुक्ति में और ट्रांसपेरेंसी लाने का, राज्यों से परामर्श करने का, हमारे राज्यों का मतलब भागीदारी, राज्य को वित्तीय विकेंद्रीकरण का अधिकार देने का बहुत सारा बात किया गया था। फिर लेकिन इधर जो 69 में तमिलनाडु सरकार, ये किसने बनाया था? तमिलनाडु सरकार ने बनाया था, एक केंद्र राष्ट्र तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु का अभी आपको मैं बता रहा हूँ, बड़ा कंट्रोवर्शियल इतिहास रहा है, आज से नहीं शुरू से रहा है, और उसी परंपरा को अभी आगे बढ़ा रहे हैं कौन? स्टालिन जो है कि नहीं? शुरू से रहा है इस तरह कि केंद्र संबंध को लेकर, भाषा को लेकर ही बहुत सारा होते रहता है ना। तो इसमें भी राजभाषा को लेकर पिछले दिनों हुआ कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर कुछ बोला, तुरंत तमिलनाडु रिस्पॉन्ड किया कि कैसे आप कर सकते हो दिस दैट, हिंदी आप हम पर तुरंत लागू नहीं कर सकते हो, वगैरह वगैरह, है कि नहीं? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो ये जो है अजमन्दार समिति, मैंने बताया तमिलनाडु सरकार बनाई थी, और इसने बहुत कंट्रोवर्शियल रिकमेंडेशन भी दिया था कि अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर दो, राज्यपाल के पद को समाप्त कर दो, वगैरह वगैरह। राज सूची के संसद को, राज्य विधायिका को संसद संविधान का अधिकार दो, संविधान संशोधन का। लेकिन चूंकि सरकार, राज्य सरकार की रिकमेंडेशन था, उसको तवज्जो नहीं मिला, खत्म हो गया। फिर आनंदपुर, जो पंजाब में जो अकाली दल मूवमेंट वगैरह चल रहा था, तो उस समय आनंदपुर प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें मतलब राज्य को अधिकांश विषय देने के लिए कहा गया, और बोला कि आप प्रतिरक्षा, संचार, यही सब दो चार विषय अपने पास रखो, बाकी सब हम लोग को दे दो। फिर पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी सरकार केंद्र के प्रति हमेशा उसका लड़ाई झगड़े वाला एटीट्यूड रहा, और उसने भी ज्ञापन दिया था और अधिकार इजाजत देने के बात की थी, मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की बात कही थी। केंद्र राज्य संबंध मील का पत्थर अगर किसी को कहा जाए तो सरकारी आयोग है। यह बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन किया था। इसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होना, राज्यपाल का योग्यता का निर्धारण किया गया, फिर नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 356 के बारे में बताया गया, किसी दल को मुख्यमंत्री, किसी दल को बहुमत ना मिले तो मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए, इसके बारे में तरीका बनाया गया। बहुत सारा इसने रिकमेंडेशन दिया था 1983 में। फिर संविधान समीक्षा आयोग, मैंने बताया वेंकट चलैया की अध्यक्षता में बना था। ये उतना रिकमेंड इम्पोर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि इसके सरकार ही बदल गई जिसने इसको बनाई थी, तो सरकार के जाते ही ये बंदोबस्ता में चला गया। फिर आप देखते हो सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, द्वितीय प्रशासनिक, लेकिन द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग केंद्र राज्य संबंध पर उतना डील नहीं किया था। वैसे क्लोज हो सकता है, लेकिन उस पर नहीं था सुधार आयोग। ये बना था वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, लेकिन उसका उल्लेख यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। 2005 में बना था।
लेकिन 2007 में जो पूंछी आयोग बना ये केंद्र राज्य संबंध पर था। तो सरकारी आयोग नंबर 1 और पूंछी आयोग नंबर 2, ये दोनों खास तौर पर केंद्र राज्य संबंध को लेकर बनाए गए, समझ रहे? तो ये दोनों इसलिए इनका ज्यादा यहाँ पर मतलब कह सकते हो सिग्निफिकेंस है। तो वही जो मैं पिछले क्लास को बतला रहा था कि जो सरकार आयोग ने रेकमेंड किया था, तो क्या क्या रेकमेंड किया था पहले से, मतलब भविष्य मतलब सहकारी संघवाद का इसने राग आपा कि भारत में मतलब सहकारी संघवाद ही मतलब भारतीय अखंडता, एकता, सामाजिक विकास को गति दे सकता है। फिर उसने बताया कि सहमति सूची पर विधि बनाना, लेकिन राज्य से सहमति ले लेना, आम सहमति बना लेना, उसके बाद करना। फिर जो राज्य के जो विषय सौंपे गए हैं उसमें संघ को अपना सर्वोच्चता सुपरमेसी दिखलाने की जरूरत नहीं है। फिर 201 के तहत जो समय जो आप विधेयक रखो राष्ट्रपति के विचार के लिए, अब 2-2 साल 1-1 साल नहीं रखो, आपका अधिकतम समय 3 महीना होना चाहिए। ये राज्यपाल का कार्यकाल चूंकि कुछ है नहीं है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर इसने 5 वर्ष निर्धारित किया और प्रसाद पर्यंत न होने की बात कही। फिर 163 के तहत राज्यपाल जो की दोहरी भूमिका निभाता है और उसको कुछ सामान्य स्वविवेकीय शक्ति को समाप्त करने के रिकमेंड किया। फिर अखिल भारतीय सेवा में और भी नए सेवा को जोड़ने की बात की, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, न्यायिक सेवा को जोड़ने की बात की। अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसको और ताकतवर बनाने की बात कही गई। अनुच्छेद 356 का सीमित भी होता है। फिर त्रिशंकु सदन में यानी किसी दल को बहुमत ना मिले तो उसमें जो नियुक्ति होता है मुख्यमंत्री का बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। तो उसी में सिद्धांत है प्री पोल अलायंस, पोस्ट अलायंस प्लस और जो तौर तरीका बनाया गया उसके हिसाब से होना चाहिए। ये सब कुछ रिकमेंडेशन किसने किया था? सरकारी आयोग ने, पूंछी आयोग ने किया था। और वर्चुअली आज के तारीख में केंद्र संबंध इधर अगर देखा जाए तो राज्यपाल का पद देखा जाए या राज्यपाल को लेकर कुछ हो रहा, लेकिन अदरवाइज इन जनरल देखा जाए तो ऐसा लड़ाई नहीं है जैसा लड़ाई पिछले दिनों देखने को मिलता था। आज वर्चुअली भारतीय संघीय व्यवस्था सहकारी संघवाद की भावना पर काम कर रहा है, प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना पर काम कर रहा है हमारे, और मतलब कुछ मायने में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसे मतलब इस परिस्थिति में पहले वाला जो बहुत सारा छोटे मोटे मुद्दे पर मतलब सकते हो केंद्र राज्य संबंध का कंट्रोवर्सी था, अब धीरे धीरे सिमट गया है और अब नए नए होराइजन तलाश कर रहा है। खासतौर पर वित्तीय मामले में दोनों के बीच संबंध बहुत व्यापक होते जा रहा है। और अभी मैं आपको बतलाऊं कि और भी वित्तीय क्षेत्र में होगा जैसे जैसे इससे आपने देखा होगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग के जो रिपोर्ट है उसमें है कि केंद्र जो है केंद्रीय वित्त आयोग राज्य के मतलब वित्त आयोग का रिकमेंड पर कुछ पैसा राज्य को दे सकती है स्थानीय शासन के विकास के लिए। इसी को केंद्र बिंदु पर रखकर यूपीएससी में एक दफा क्वेश्चन में आया था कि राज्य वित्त आयोग के स्थापना से, आगमन से, इसके रिकमेंडेशन से केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है वो प्रभावित हो सकता है। क्योंकि जब राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त मतलब राज्य वित्त आयोग राज्य पर दबाव बनाएगी तो राज्य जो है केंद्र पर दबाव बनाएगी। इससे क्या होगा, संबंध जो है केंद्रीय वित्त आयोग का भी मतलब जो दो वित्त आयोग हुए ना, एक हो गया जनरल वित्त आयोग 280 के तहत और दूसरा हो गया 270 के किसी क्लॉज के तहत राज्य वित्त आयोग। तो इन दोनों के वजह से एक के कारण दूसरा पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी राज्य वित्त आयोग के रिपोर्ट से वित्तीय संघवाद प्रभावित हो सकता है, ये क्वेश्चन कहा गया। समझ रहे? तो एक आज के तारीख में बड़ा मतलब ओपन टाइप का टॉपिक हो गया है और अभी हो सकते जैसे भी राज्यपाल है उसके होने वाले दिनों में कुछ और भी डायमेंशन आपको देखने को मिले। तो आप इस टॉपिक को एकदम ओपन माइंडेड देखिएगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह में जो घटनाक्रम उस पर जरूर नोट कीजिएगा, उसी से क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है। वैसे भी राज्यपाल को लेकर निश्चित रूप से आने वाले दिनों में या तो जीएस में या फिर आपके ऑप्शनल में क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ रहे?
और जीएसटी काउंसिल हुआ, चाहे अभी और भी जो अभी एआई हुआ, चाहे आप देख लो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला जो भी चल रहा है, समझ रहे हैं, या फिर आप देख लो भी विकसित भारत की संकल्पना, विकसित भारत 1947 को लेकर जो सरकार मुहिम चला रही है, और उससे भी केंद्र राज्य संबंध प्रभावित हुआ है। और क्वेश्चन आ सकता है आपको उस परिप्रेक्ष्य में, आपको लेटेस्ट परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखने और समझने की जरूरत है। ठीक है, कि अगला क्ला आप अब अपने लेवल पर कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करना, और कल फिर मिलना। हम लोग इस टॉपिक, इसके अलावा हम लोग दूसरे टॉपिक पर करेंगे। संभवतः संसदीय लोकतंत्र देख सकते हैं या कोई और टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहीं पर अपना क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है देन। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।